नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकार के बारे में। तो आज हम लोग को फंडामेंटल राइट से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको यहाँ पर कवर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मूल अधिकार से संबंधित पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक मिनट। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है और पहला क्वेश्चन आप लोग देखोगे, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? वाई आर राइट्स कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स? देखते हैं, यह संविधान में उल्लेखित होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। कौन कौन से इसका आंसर होगा देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए समझते हैं। पहला देखिए, यह संविधान में उल्लेखित होता है, तो इसका उल्लेख बिल्कुल रूप से संविधान में दिया गया है। या आप देख सकते हो फंडामेंटल राइट्स संविधान में उल्लेखित है, इस कारण ये सही हो जाता है। यह प्रजातांत्रिक होता है तो इसको गलत मानेंगे। यह लोक कल्याणकारी होता है तो ये भी गलत होगा, क्योंकि लोक कल्याणकारी का उल्लेख स्पष्ट रूप से किसमें किया गया है? डीपीएसपी में किया गया है। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, तो बिल्कुल सही है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, तो ये भी एकदम सही है। संसद फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, क्योंकि कहा गया है कि संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है वो देखोगे तो बेसिक स्ट्रक्चर उसको माना जाता है एक प्रकार से हम लोग, इसी कारण उसके विरुद्ध हम लोग कानून नहीं बना सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 4 और 5। 1, 4 और 5 सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2017 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं, तो एक्सप्लेनेशन में आप लोग को समझ आ जाएगा, स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा। देखिए, ये जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है ये हम लोग लिए हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए के संविधान से, यूएसए के संविधान से लिए हैं, इसको जान लेना। ठीक है, और उसमें कहा गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में शामिल है वो व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, उसके लिए मौलिक और अनिवार्य है। तो देखो इसमें जो कथन था वो एकदम सही है। इसमें राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स में राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये पूछा गया है, बताया गया है। साथ ही साथ देखो 1931 में देखोगे तो एक अधिवेशन होता है आईएनसी का। ठीक है, आईएनसी का एक अधिवेशन होता है कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और उस अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की और मौलिक अधिकार के लिए ड्राफ्टिंग का काम किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, इसको भी जान लेना। इसके अलावा मूल अधिकार जो है बताया, जैसा मैं बताया, न्यायालय में इसको मूलभूत ढांचा माना गया है। और मूल अधिकार देखोगे तो मुख्य रूप से 19 आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं। पूरे फंडामेंटल राइट्स वाले भाग में देखा जाए तो कितने हैं? 12 से 35 तक आते हैं, लेकिन इसमें मूल अधिकार के अंतर्गत देखोगे तो 14 से 32 आर्टिकल को ही माना जाता है। जो कितना होगा, 14 से 32 को काउंट करोगे तो 19 आर्टिकल इसके अंतर्गत शामिल होंगे। तो इसमें कौन कौन सा कथन में दिया गया है? ये वाला दिया गया है चहुमुखी विकास के लिए, है ना। ये आप देखोगे मूलभूत ढांचा माना गया, इसी कारण इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकते। तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? 1, 4, 5। देखो संविधान में उल्लेखित है सतत विकास व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। 1, 4, 5 सही होगा। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ पर इस
जो एमसीक्यू सीरीज है इसको दो पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 ये रहेगा, इसको आधा को हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ आप लोग को बोल सकता हूं कि इसको देख लिए ना, ये वीडियो देख लिए ना, आपको इसका थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं। यहीं पर मैं एमसीक्यू के थ्रू हर एक टॉपिक को पूरी तरीके से डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में याद करा दूंगा। तो आप लोग को इसी को फॉलो करना है और कुछ चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। हु इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, गार्डियन कौन है, तो इसको समझते हैं। इसमें दिया है संसद, इसमें दिया है राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल और कार्यपालिका। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। न्यायपालिका याद कर लेना भाई, न्यायपालिका इसका आंसर हो जाएगा। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन है। और न्यायपालिका के अंतर्गत देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट देखोगे तो इसके लिए रीट याचिका जारी करता है, रीट जारी करता है। याद रख लेना 5+1 रहता है, 5 संवैधानिक रीट जारी करता है। किसके लिए? फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के खिलाफ, याद कर लेना। और हाई कोर्ट भी रीट जारी करता है, इसको भी याद रख लेना, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत करता है, और जो हाई कोर्ट रीट जारी करता है आर्टिकल 226 के अंतर्गत रीट जारी करता है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को या ये बोल सकते हो दोनों को मिलाकर के न्यायपालिका फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक होता है, गार्डियन होता है। इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब इसको हम लोग डिटेल में चर्चा करें तो देखिए, है ना, आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। उसका आंसर हो जाएगा न्यायालय, ठीक है। Which case gave the right to amend the fundamental rights in the parliament, ठीक है। किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? मौलिक अधिकार को अमेंड कर सकते हो, इसका अधिकार कौन से वाद में न्यायालय ने दिया? तो इसको समझना है। इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती वाद। और ये कब? तो 1973 में, 1973 में केशवानंद भारती वाद। ये तीनों नहीं रहेगा, इसका आंसर रहेगा केशवानंद भारती। अब फंडामेंटल राइट से संबंधित जितने भी वाद हुए हैं और जिस वाद में न्यायालय ने क्या क्या अपना डिसीजन सुनाया है, उसको हम लोग यहां पर कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मूल अधिकार में संशोधन संबंधित जितने भी वाद हैं सबको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को समझना है क्या को? सबसे पहले हम लोग को समझना है शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार वाद। शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार वाद। इसमें क्या कहा गया कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार मान्य होगा, यह बताया गया, ठीक है, मान्य होगा ये बताया गया। फिर देखोगे तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1960, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1960, इन्होंने क्या किया? बताया कि संसद मूल अधिकार में, ठीक है, संसद मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति नहीं रखता। 1967 में गोलकनाथ वाले जो वाद हुआ था उसमें बताया गया कि संसद फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करने का कोई शक्ति नहीं रखता, ये आपको जानना है। फिर देखोगे तो 67 में ये हो गया। फिर 24वां संविधान संशोधन लेकर आया 1971 में सरकार, और सरकार ने कहा कि संसद मौलिक अधिकार सहित संविधान के प्रत्येक भाग में, प्रत्येक हिस्से में संशोधन का अधिकार रखता है। ये 24वां संविधान संशोधन 1971 में सरकार ने इस अमेंडमेंट को लेकर आया कि सब में हम संशोधन कर सकते हैं, सरकार चाहेगी तो सब कर सकती है, बिल्कुल ऐसा कर सकती है। फिर देखोगे तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य होता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 याद रख लेना। और इसमें निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संसद संविधान में बिल्कुल संशोधन कर सकती है, लेकिन
उसको एक कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, वो संविधान में संशोधन करे, जैसा करना है करे, लेकिन संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को वो छू नहीं सकती। बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा को नष्ट किए बिना वो अमेंडमेंट कर सकता है। ये बोल दिया किसने? केशवानंद भारती ने। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में। फिर देखोगे तो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, और संसद के संशोधन की शक्ति को न्यायालय के आधिकारिकता से बाहर कर दिया गया। इसमें संसद की संशोधन की शक्ति को न्यायालय के अधिकारिता से बाहर कर दिया गया। फिर लास्ट में देखोगे तो 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद होता है, और इसमें निर्णय दिया गया कि संसद जो है संशोधन के माध्यम से संविधान के मूल ढांचे में, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। इस तरह मूल अधिकार को संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया। ये आपको जानना है। तो देख लो, शंकरी प्रसाद, इन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन विधि मान्य है। गोलकनाथ पंजाब राज्य, इन्होंने क्या कहा कि मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। फिर 24वां संविधान संशोधन 1971 लाया गया। फिर इसमें केशवानंद भारती को विशेष याद रखना है। इन्होंने कहा कि आप संविधान संशोधन कर सकते हो, मौलिक अधिकार में भी आप अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छू नहीं सकते। याद कर लेना इसको, केशवानंद भारती, इन्होंने एक टर्म से कंडीशन लागू करवा दिया। ठीक है, मिनर्वा मिल्स ने भी बोला कि आप मूल अधिकार जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते, उसके विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकते, उसमें कुछ चीज ऐड करना होगा तो आप ऐड कर सकते हो, ये बोला गया। ठीक है, तो इस तरीके से सभी वाद में क्या क्या बोला गया है, क्या क्या डिसीजन दिए गए हैं, उन सबको याद करना है, और कौन कौन सा वाद कब कब हुआ है उसको भी याद करना है, ताकि मैच द फॉलोइंग में आएगा क्वेश्चन तो आपको बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फंडामेंटल राइट्स दैट इवन फॉरेनर्स हैव, ऐसा मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त है, जो विदेशियों को प्राप्त है, याद रख लेना। ठीक है, किसको? एक देखो, मूल अधिकार का जो आर्टिकल्स है 12 से लेकर हम लोग 35 तक देखते हैं। इसमें मुख्य रूप से मौलिक अधिकार का उल्लेख 14 से 32 में किया गया है। इस 14 से 32 के जो आर्टिकल आते हैं उसमें कुछ अधिकार केवल भारतीयों के लिए है, केवल भारतीय, और बाकी देखोगे तो भारतीय प्लस विदेशी, फॉरेनर। तो ये केवल भारतीय को याद कर लेना, बाकी में याद हो जाएगा। तो देखो, लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समता, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भारतीयों और विदेशियों, याद रख लेना, भारतीयों और विदेशियों को प्राप्त है। इस कारण इसमें विदेशी को भी प्राप्त होने वाला अधिकार पूछा जाए तो इसका आंसर लेना है आपको बी। ये तीनों देखोगे, ए सी डी देखोगे तो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। लेकिन ये अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20, जो क्या बोलता है? ये जो आर्टिकल से संबंधित जितने भी नियम कानून हैं वो विदेशियों को भी प्राप्त होंगे, याद कर लेना। केवल भारतीयों को आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल याद कर लेना, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 केवल भारतीयों को याद है। बाकी आप देखोगे तो सब भारतीय प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो समझते हैं इसका आंसर हो जाएगा बी। और आगे इसी को हम लोग देखते हैं तो देखिए, केवल भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार, तो अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आधार पर विभेद का प्रतिषेध मना किया गया है। लोक नियोजन में अवसर की समता, आर्टिकल 16, वाक स्वतंत्र,
शांतिपूर्ण सम्मेलन, संघ बनाने, संचरण, निवास, वृत्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण 29 और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना पर अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार आर्टिकल 30। तो 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया और 30 हो गया। ये 5 केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी है वो क्या है, भारतीय प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो 14, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 ये सब रहेगा। ठीक है, तो ये आपको जानना है, भारतीय और विदेशियों को इतने अधिकार इनको प्राप्त है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना? ये 5 को याद कर लेना और इधर देख लो, बाकी जो बचा है ना 14, 20 ये सब इसमें आ जाएगा। ठीक, तो इतना आपको जानना है। ओके, और इसमें पूछा गया क्वेश्चन कौन सा है, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20 इसी को पूछा है ना। आर्टिकल 20 दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये विदेशियों को भी प्राप्त है। बाकी 3 यहां से ले लिया है, 3 यहां से, 1 यहां से, और उसमें पूछा है फॉरेनर को कौन सा अधिकार इनमें से प्राप्त है। ये इसके जगह में इसको भी पूछ सकता है, इसके जगह में इसके भी पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है, आया हुआ क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये भी टॉपिक कवर हो गया, इसको आपको नोट्स बनाना है कैसा क्वेश्चन बनता है और याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के आधारभूत ढांचे में इनमें से क्या सम्मिलित है। तो बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा के अंतर्गत कौन कौन सा चीज आता है याद कर लो। इससे पहले मैं बता रहा था आधारभूत ढांचे के छोड़ बाकी सब में अमेंडमेंट हो सकता है। तो आधारभूत ढांचा कौन कौन सा है तो इसको तो जान लो, तो इसको जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत कौन कौन सा आता है इसको देख लो। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, पंथ निरपेक्ष स्वरूप बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, गणतंत्रीय स्वरूप बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, संघीय स्वरूप बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लेख जारी करना, लेख मतलब रीट है ना, रीट जारी करना, जो भी है स्पेलिंग देख लेना, रीट याचिका बोलते हैं, रीट जारी करना, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपको जानना है। 2018 व्यापम को क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन यहां पर डाल दिए हैं। 2018 व्यापम का क्वेश्चन है और वो 4 तो वहां पर बता दिया, आप समझना है। ठीक है, इसमें बोला गया संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, कभी भी सरकार भी चाहे तो उसको समाप्त नहीं कर सकती, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। उसी को हम लोग क्या बोले, बेसिक स्ट्रक्चर बोले। अब उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम केशवानंद भारती मामला जो हुआ था 1973 में, उसी में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया था, याद कर लेना। और उन्होंने बताया, न्यायालय ने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग ऐड करना है, समय समय पर इसको और बढ़ा सकते हैं, इसमें और ज्यादा कुछ चीज ऐड कर सकते हैं, और इसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। और कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है तो बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर अमेंडमेंट होगा, तभी वो मान्य कहलाएगा, ये बोला गया। अब इसी में देख लो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत इन्होंने क्या क्या चीज को शामिल कर दिया। तो देखो संविधान की सर्वोच्चता, ये अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है संविधान की सर्वोच्चता, यूएसए। ठीक है, याद कर लेना, ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। सरकार की गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप, ठीक है, यहां राजतंत्र नहीं चलेगा, लोकतंत्र चलेगा। व्यक्ति की मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन, देखो यहां पर नीति निदेशक तत्व जोड़ दिया गया है, मतलब आप डीपीएसपी में संशोधन नहीं कर सकते, ऐसा मत समझना। डीपीएसपी को बैलेंस करना है, बैलेंस करना है, इसमें संशोधन हो सकता है, याद कर लेना। ठीक है, भारत की संप्रभुता एवं एकता, भारत का संघीय चरित्र, न्यायिक समीक्षा जिसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। ठीक है, संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, पंथ निरपेक्ष चरित्र, यहां पर स्पष्ट लिखा गया है कि हमारा जो इंडिया का
जो संविधान है उसमें पंथ निरपेक्ष का उल्लेख है, जिसको कभी भी अमेंड नहीं कर सकते। मतलब कभी भी कोई विशेष धर्म को आप यहाँ का राज धर्म घोषित नहीं कर सकते। पंथ निरपेक्ष है मतलब हम लोग किसी भी धर्म को यहाँ पर नहीं अपनाएंगे, जो अपना चाहते हैं वो अपने मन से अपनाएंगे, स्वतंत्र हैं। ठीक है। संसदीय प्रणाली कल्याणकारी राज्य की स्थापना और विधि का शासन, ये 10 चीज को तो याद कर लो। ये 10 चीज और है बहुत सारे, लेकिन ये 10 को याद कर लो। और इसमें कोई प्रकार का अमेंडमेंट या संशोधन नहीं हो सकता सर। ठीक है, तो समझ में आए। ये है डीपीएसपी, सॉरी बेसिक स्ट्रक्चर, और ये इसी को बोलते हैं आधारभूत संरचना। और इसको छुए बिना आप अमेंडमेंट करते हो तभी मान्य होगा। अगर आप इस पर अमेंडमेंट करना चाहते हो किसी प्रकार से, तो वो अमेंडमेंट निरस्त हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार। ठीक है, तो ये आपको जानना है। और इसमें स्पष्ट कर दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आधारभूत ढांचा का तत्व नहीं है, इसमें अमेंडमेंट हो सकता है। समझ में आया? तो क्या क्या है याद कर लो। संविधान की सर्वोच्चता, सरकार की गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच में बैलेंसिंग, संप्रभुता, संघीय जुडिशियल रिव्यू, पंथ निरपेक्ष, संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, विधि का शासन, कानून का यहाँ शासन है ना। कानून से सब लोग बंधे हुए हैं, कानून का शासन है सर, कानून का। इसलिए कानून के खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते। बात समझ रहे हो ना? कानून के खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु हैज द राइट टू इशू रीट्स। अच्छा, मैं वहां पर रीट लिखा था ना, ऐसा रीट्स। ठीक है, टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर एनी अदर पर्पजेज। ठीक, कौन सा होगा देखो तो रीट कौन कौन जारी करता है जी? रीट जारी करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट रीट जारी करता है आर्टिकल 226(2)(6) के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको जानना है। और इसके अंतर्गत देखोगे तो ये 5 संवैधानिक प्लस 1 संवैधानिक था। 5 संवैधानिक को विशेष याद रख लेना। ठीक है, और 226 के अंतर्गत देखोगे तो ये इसके अलावा कई सारे कर सकते हैं। इसको ज्यादा हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के कंपेयर में देखा जाए तो रीट जारी करने की शक्ति ज्यादा मिला हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है ये केवल और केवल फंडामेंटल राइट से संबंधित रीट जारी करता है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स के अलावा, ठीक है, अन्य और रीट जारी कर सकता है। तो ये आपको जानना था रीट्स में। तो इसमें देख लो, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार लागू करने के लिए प्रयोजन लेख जारी करने का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। देख लो 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितना कितना इसमें आपको जानना है। ठीक है, ये आपको जानना है। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए देख लेते हैं इसका, देख लो पूरा इसका डिटेल ले लो। डिटेल क्या है? उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के संवैधानिक रीट है ना, केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर यह जारी करता है। ठीक है, यदि मांग उचित है तो उच्चतम न्यायालय रीट जारी करने के लिए बाध्य होता है। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेषण रीट जारी कर सकता है हाई कोर्ट के खिलाफ, है ना। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ उत्प्रेषण रीट जारी कर सकता है। अब कौन कौन सा है? 5 आप लोग देखोगे आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं, हैबियस कार्पस, मैंडेमस, ये सब बताऊंगा, कोवारंटो, ये सब बताऊंगा मैं। तो वहां पर ये समझ आएगा। ठीक है, 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट देखोगे तो रीट जारी करता है, और ये बाध्य नहीं होता, ये बाध्य नहीं होता, ये केवल अपना सुझाव दे सकता है, याद रख लेना। और हाई कोर्ट को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती, याद रख लेना। तो ये दोनों में अंतर है। और
ये कितने कितने ऋण जारी कर सकते हैं, कौन कौन से आर्टिकल के तहत, ये बता दिया। तो ये पूरा डिटेल हो गया। अब बताओ, पूरा डिटेल हो गया ना, इसको याद कर लो, खत्म बात। इसके बाद देखिए, भारतीयों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, भारतीयों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, चलो बताओ। तो 9, 10, 7, 6, 9, 10, 7, 6 मौलिक अधिकार के अंतर्गत देखोगे तो पहले फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत 7 मौलिक अधिकार भारतीयों को प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में देखोगे तो ये 6 हो गया है, एक को घटा दिया गया है। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार याद कर लेना, ये संपत्ति का अधिकार जो है इसको खत्म करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अभी वर्तमान में 6 हो जाएगा। याद रख लेना, भारतीयों को 6 प्रकार की फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है। देख लेते हैं 6 कौन कौन सा है सर, यहां पर पूरा क्लियर कर रहा हूं। 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से आते हैं, इसको देखिए। पहला, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक, 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। याद रख लेना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक व शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। और संपत्ति का अधिकार जो पहले 31 आर्टिकल में था, आर्टिकल 31 के अंतर्गत आता था, इसको खत्म करके वर्तमान में इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये हो गया 6। तो 6 अधिकार भारतीयों को प्राप्त है वर्तमान में। पहले 7 था, अब 6। संपत्ति का अधिकार हट गया है। बात समझ आया? संपत्ति का अधिकार अभी हट गया है। कोई दिक्कत बता दीजिए। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मैं पूरा डिटेल करा दूंगा। याद करना, ये पीडीएफ आपको मिलेगा, पूरा इसको रटना है। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से बाहर नहीं आएगा, इतना गारंटी है। ठीक है, तो समझ के चलो। आया हुआ क्वेश्चन को हम लोग डील कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज इंक्लूडेड इन दी वर्ड स्टेट? वर्ड स्टेट, स्टेट के अंतर्गत डिफाइंड इन आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आर्टिकल 12 में जो स्टेट डिफाइन किया गया है उसके अंतर्गत कौन कौन सा इसमें से आता है, इसी को बताया गया है। अब हम लोग कहां पर आ गए, देखो तो 12 से लेकर कितना 35 अनुच्छेद है यहां पर। फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत 12 से 35 अनुच्छेद देखेंगे तो एक एक आर्टिकल को अभी पूरा डील करेंगे, एक एक आर्टिकल को। तो पहला आर्टिकल आ गया हमारे पास आर्टिकल 12, और आर्टिकल 12 से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन और उससे संबंधित पूरा डिटेल। तो कोई भी चीज छूटने वाला नहीं है, बस आप लोग को देखते चलना है। इसमें देखो आर्टिकल 12 है ना, अनुच्छेद 12 में परिभाषा, राज्य की परिभाषा दिया गया है। राज्य शब्द में कौन कौन सा सम्मिलित होता है, तो भारत सरकार और संसद इसमें शामिल है। राज्य सरकार और राज्य का विधानमंडल इसमें शामिल है। सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण इसमें शामिल है। सभी न्यायपालिका ये शामिल नहीं है। इस कारण इसका आंसर होगा सी, 1, 2 और 3। कौन कौन सा शामिल है ये पूछा गया है। सभी न्यायपालिका इसमें शामिल नहीं है, तो ये इसको काट दो, चौथे नंबर नहीं आएगा। 1, 2, 3 ये इसका सही आंसर होगा। अब देख लेते हैं यहां पर आर्टिकल 12 को। आर्टिकल 12 को समझते हैं जी। आर्टिकल 12 क्या बोलता है, तो इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य शब्द में निम्नांकित शामिल होता है। भारत सरकार व संसद, राज्य सरकार व विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय, नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, ये सब शामिल हो जाएगा। अन्य सभी वैधानिक या गैर वैधानिक प्राधिकरण, अथॉरिटी जैसे कि सेल, बेल, घेल, ये वाला, ये सब इसमें शामिल होगा। लेकिन राज्य की परिभाषा में न्यायपालिका नहीं आता, इसमें स्पष्ट लिख दिया हूं। ठीक है, न्यायपालिका इसमें नहीं आता, अर्थात न्यायपालिका को सूचना के अधिकार से भी बाहर रखा गया है। न्यायपालिका को आरटीआई से बाहर रखा गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के दायरे से भी
बाहर रखा गया है। तो इसको भी याद कर लो। अब देख लो, ये हो गया ना, भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, सभी स्थानीय नगर निकाय, जैसे कि नगर निकाय हो गया, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, जनपद, जिला, ग्राम, सब आ गया उसमें। अथॉरिटी, जितने भी आयोग बोर्ड बनते हैं वो सब, और साथ ही साथ प्राधिकरण, अथॉरिटी, ठीक है, ये सब शामिल हो जाता है राज्य में। तो राज्य बताया गया, तो आपको समझना है आर्टिकल 12 क्या बोलता है पूछा जाए तो राज्य की परिभाषा, और राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ये सब शामिल है। बस हो गया, आर्टिकल 12 से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है, तो बताइए 13 में बताइए। तो देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखोगे तो ये कहाँ है? तो ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच है। मौलिक अधिकार ये 12 से 35 के बीच है, तो यही आंसर होगा आर्टिकल 13। मौलिक कर्तव्य देखोगे तो 51 का, और ये तो गलत ही हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आंसर मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये शामिल है। अब इस आर्टिकल 13 में क्या बताया गया है इसको हम लोग पूरा डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। बात समझ आ रही है? पूरा डिटेल यहाँ पर करेंगे तो समझिए। आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि मूल अधिकारों से असंगत अल्पीकरण करने वाली विधियां, मतलब जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करता है आर्टिकल 13, तो आपको याद कर लेना। और इसमें कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों को छीनती है, उसको कम करती है, उससे बेमेल है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। 13(1) में आच्छादन का सिद्धांत बताया गया है ना। 13(2) में पृथक्करणीयता का सिद्धांत बताया गया है। 13(3) में, अनुच्छेद 13(3) में विधि की परिभाषा बताया गया है, और विधि की परिभाषा में संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधि, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश। विधि कैसे बनता है? विधि देखोगे तो संसद बनाती है, लोकसभा राज्यसभा बनाती है ना, राष्ट्रपति उसमें साइन करता है, विधि बनता है वहां से केंद्र की विधि। और राज्य में विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद मिलकर विधि बनाती है, कानून बनाती है, जिसको फॉलो करना रहता है। तो संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा जो भी पारित विधि है वो इसमें विधि के अंतर्गत आएगा। बीच बीच में जब आपातकाल आ जाता है या किसी भी ऐसी स्थिति आ जाती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करती है। अध्यादेश जारी करती है तो वो एक विधि ही है। राज्यपाल राज्य में अपना राष्ट्रपति शासन चलाते हैं तो उस समय अध्यादेश लाती है, तो वो भी एक विधि ही है। शासकीय आदेश वो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जारी कराता है। नियम, अधिसूचना, ये सब जारी कराया जाता है। विधि का बल रखने वाली रूढ़ियां एवं प्रथाएं, तो ये आपको जान लेना है। तो ये सब विधि की परिभाषा के अंतर्गत आता है। 13(4), अनुच्छेद 13(4), इसी में बताया गया 24वां संविधान संशोधन 1971, इसी के अंतर्गत 13(4) को जोड़ा गया, और इसमें न्यायालय ने विधि एवं संविधान संशोधन विधि में अंतर स्थापित किया है, इस संविधान संशोधन के थ्रू, याद कर लेना। इसके अलावा आप देखोगे तो देखो जुडिशियल रिव्यू को देखो, जुडिशियल रिव्यू है ना, जुडिशियल रिव्यू देखो तो ये आपको याद रख लेना। एक मिनट ना, पानी पी लेता हूं, पानी पी लेता हूं, मैं थोड़ा सा कंटिन्यू बोल रहा हूं तो। चलिए यदि विधायिका द्वारा पारित कोई कानून संविधान सम्मत नहीं है, ठीक है, तो न्यायालय ऐसे कानून असंवैधानिक घोषित करके उसके प्रवर्तन को रोक सकती है। मान लीजिए कोई कानून बना दिया गया कि ये करना है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को छू रही है या उल्लंघन कर रही है संविधान का, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या रोक लगा सकता है। ठीक है, याद रख लेना।
अनुच्छेद 13, 32 और 226 आदि के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका यह कार्य करती है। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मेनली करती है ना। और इसको कहां से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू को? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये आर्टिकल 13 में इसका उल्लेख होता है, याद रख लेना। आर्टिकल 13 में इसका उल्लेख होता है जुडिशियल रिव्यू का। न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 13, याद रख लेना। ओके ओके। उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है आर्टिकल 13, ठीक है। संविधान प्रावधानों को संसद और विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो ये आपको जानना है 13 क्या क्या बात करता है, आर्टिकल 13 क्या क्या बात करता है। तो इसका आंसर हो गया, आप लोग समझ गए है ना, देख लिए ना, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक ठीक है। अब देख लेते हैं आगे, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एक तरफ आर्टिकल दे दिया है, एक तरफ उसके प्रोविजंस दे दिए हैं। अब मिलाना है इधर अस्पृश्यता का अंत, कौन कौन से आर्टिकल में कौन कौन सा चीज है, उसको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। तो समझते हैं। 14 देखोगे, आर्टिकल 14 देखोगे तो ये कानून के समक्ष समानता की बात करता है, विधि के समक्ष समानता की बात करता है, ठीक है। 15 देखोगे तो धर्म, नस्ल, जाति आदि के आधार पर भेदभाव का अंत करता है। 16 देखोगे, 16 याद रख लेना, तो 16 देखोगे तो लोक सेवा में अवसर की समानता प्रदान करता है। और 17 देखोगे, 17 तो ये क्या करता है, छुआछूत अस्पृश्यता का अंत करता है। इसका आंसर तो 14 का 4, 15 का 2, 16 का 3, 14 का 4, 15 का 2, 16 का 3 और ये डी इज द राइट आंसर। सीजी व्यापम टेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, आपको समझना है। एक एक आर्टिकल को यहां पर रट लो। 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता, 15 में धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, 16 में क्या बताया गया, 16 में लोक सेवा में अवसर की समानता रहेगी, 17 में क्या बताया गया, अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है, तो समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और समानता का अधिकार देखोगे तो हम लोग 14 से 18 तक देखेंगे, इसमें एक आर्टिकल और छूट गया, नहीं तो समानता का अधिकार पूरा खत्म हो जाता, ठीक है। तो देख लेते हैं, आर्टिकल 14 देख लो, आर्टिकल 14 देख लो, क्या हो गया जी, आर्टिकल 14 देख लो, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, दोनों को बताया यहां पर। तो इसको लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, ब्रिटेन से ग्रहण किया गया। समाज का हर वर्ग देखोगे कानून के अधीन है, विधि का शासन है ना यहां, विधि का शासन, ठीक है, विधि का शासन है। और विधि का शासन है तो यहां पर किसका चलेगा, कानून का ही चलेगा, ठीक है, कानून का चलेगा। और कानून के नजर में सब लोग समान हैं और सब लोगों के लिए वो कानून समान है, किसी एक के लिए अलग कानून, किसी एक के लिए अलग कानून नहीं हो सकता, इसी को बोला गया है विधि के समक्ष समानता। कोई भी कानून है उसके लिए सब लोग समान अधिकार रखते हैं, ठीक है। तो समाज का हर वर्ग कानून के अधीन होगा, किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। यह एक नकारात्मक कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, बताया गया। विधियों का समान संरक्षण, तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देखा जाए तो ये अमेरिका से लिया गया। और इसका तात्पर्य क्या है, सभी व्यक्तियों की कानून तक पहुंच बराबर होनी चाहिए, ठीक है,
सबका कानून तक पहुंच बराबर होनी चाहिए। इस अनुच्छेद के अनुसार समान लोगों के साथ समान तथा असमान लोगों के साथ असमान विधि लागू की जाएगी। समान लोग के साथ समान और असमान लोगों के साथ असमान कानून यहां पर लागू की जाएगी, अर्थात स्थिति के आधार पर कानून में विभेद किया जा सकता है। स्थिति के आधार पर, ऐसा नहीं है आप चोरी किए हो 1 लाख का और कोई चोरी किया है 1,000 करोड़ का, तो दोनों के लिए एक ही दंड हो, दोनों के लिए एक ही दंड हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसी को बोला गया है कानून में विभेद किया जा सकता है। ये 1 लाख की चोरी है, सामान्य सी चोरी है तो इसको थोड़ा कम सजा, ये 1,000 करोड़ की चोरी है तो इसको थोड़ा ज्यादा या थोड़ा दंडात्मक अच्छे से इसको ज्यादा सजा मिलेगी। तो इनमें अंतर हुआ ना कानून का, तो वो स्थिति पर निर्भर करता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि कौन सा ला कहां पर कौन सा लागू होगा, उसके लिए पूरा बनाया गया है हमारा कानून। ठीक है, तो ये बताता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रख लेना। और ये क्या है, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में न्याय करता है, जस्टिस करता है। और ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि इसमें विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। बात समझ रहे हो? तो इस कारण नेगेटिव। तो ये आपको दोनों को समझना है, ठीक है, याद रख लेना। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? जो पर्सन है, व्यक्ति है, उस शब्द का प्रयोग किया गया है। शब्द का प्रयोग व्यक्ति के रूप में, पर्सन के रूप में किया गया है, और उसमें नागरिक, अनागरिक, विधिक व्यक्ति जैसे कंपनी, निगम आदि सभी पर लागू होगा, सब पर लागू होगा। प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत बताता है, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत। और उच्चतम न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर माना है इस आर्टिकल को, जिसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जो समानता का अधिकार है उसमें से किस आर्टिकल को न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत अपना माना, बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत माना है। तो आर्टिकल 14, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं, एक्सेप्शनल भी हैं, इसको समझना है, ठीक है। विधि के समक्ष समानता के अपवाद हैं, एक्सेप्शनल हैं। जैसे कि यहां पर विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा, लिखा हूं मैं, बताया हूं, संविधान में ऐसा बताया गया है। तो यहां पर देखो, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार की दंडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती, नहीं आरंभ हो सकती। आर्टिकल 361 बोलता है, जो उसको विशेषाधिकार देता है, जो उसको विशेषाधिकार देता है। जहां पर वहां पर क्या बोला गया है कि विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यहां पर विशेषाधिकार मिला कि वो जब कार्यकाल में, जब वो लोग अपने पद के कार्यकाल में, ड्यूरेशन में काम करते रहेंगे, तो उस समय उनको क्या दंडिक कार्यवाही न दे सकेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग कर्तव्यों के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। 361 बोलता है, आर्टिकल 361। राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ मैंडेमस जारी नहीं किया जा सकता, जो कि सुप्रीम कोर्ट जारी करता है रिट याचिका के रूप में। लेकिन किसके खिलाफ? बाकी लोग के खिलाफ करेगा, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ नहीं कर सकता। ये उनको क्या देता है? विशेषाधिकार प्रदान करता है। भारत में सांसदों, है ना, अनुच्छेद 105 विशेषाधिकार की बात करता है, और विधायक अनुच्छेद 194 वो क्या बात करता है? इन दोनों के विशेषाधिकार को बताता है, और ये किसी बात के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे, ठीक है। आर्टिकल 361 का बोलता है कि मीडिया को भी विशेषाधिकार प्राप्त है। तो आपको देखोगे, आप लोग समझ पा रहे हो यहां पर, तो संसद और जो विधायक, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मीडिया, इन सबको
थोड़ा सा क्या मिल गया है, विशेषाधिकार प्राप्त है। वो इस आर्टिकल के एक्सेप्शनल के अंतर्गत देखते हैं हम लोग, अपवाद के अंतर्गत पढ़ते हैं, और इसको क्वेश्चन में इसी को पूछेगा। आजकल ये सब पूछना बंद कर दिया, आजकल ये सब पूछेगा अपवाद क्या है। तो आर्टिकल 14 ये बोलता है कि विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा, सब कानून के समक्ष एक समान होंगे, लेकिन इन लोग को विशेषाधिकार प्राप्त होता है। तो इसको याद करना है, किनको किनको होता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, विधायक, मीडिया, ठीक है। तो ये आपको जान लेना है, ओके। अब प्रधानमंत्री बोल दोगे तो वो भी तो संसद ही है, तो उनको तो विशेषाधिकार बिल्कुल प्राप्त होगा। सीएम बोलोगे तो उसको भी तो मिलेगा। कहने का मतलब आप समझ रहे हो, सीएम क्या विधायक नहीं है, समझना है आप लोग को, ठीक है। तो ये आप लोग का बेहतरीन क्वेश्चन है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 पूरा याद हो गया होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और एक देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। उपाधियों की समाप्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? उपाधियों की समाप्ति, ठीक है। तो आपको इससे संबंधित क्वेश्चन, ये आंसर रहेगा 18। ई इज द राइट आंसर, याद कर लेना, ई इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखोगे समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार देखोगे तो वो अनुच्छेद 14 से कहां तक है, 18 तक, ठीक है। तो 14 को देख लिए हम लोग, 15, 16, 17, 18 4 आर्टिकल को अभी कवर करना है, ठीक है। तो देख लो, इसमें 17 और 18 बता दिया हूं, इसमें 17 और 18 बता दिया हूं, ठीक है। देख लो, इसका आंसर है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत क्या बताता है, आर्टिकल 18, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बताया गया इसको समझिए, ठीक। फिर 17 को देख लेंगे, 17 को देख लेंगे, पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड को देख लेते हैं पहले। तो देखोगे 18(1) में बताया गया, 18(1) में बताया गया, राज्य, सेना या आपका विद्या संबंधी सम्मान के अलावा, राज्य, सेना या विद्या मतलब ये आपका शिक्षा संबंधित सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा, कोई अन्य उपाधि आप दे नहीं सकते, ठीक है। तो ये विद्या का अलावा जैसे डॉक्टरेट की उपाधि देते हैं, है ना, सेना लोग को परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, राष्ट्रपति ऐसा देते हैं ना, इन दोनों को छोड़ करके बाकी अन्य को कोई भी उपाधि नहीं दिया जा सकता, ये बोलता है 18(2) आर्टिकल आपका अनुच्छेद 18(2) क्या बोलता है, भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता। भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता, ले सकता है लेकिन इसका रीजन बताऊंगा किस कंडीशन में ले सकता है, लेकिन यहां पर 18(2) के अंतर्गत नहीं ले सकता, ये बताया। 18(3) एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर हो, वह राष्ट्रपति के सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। भले ही वो भारत का नागरिक ना हो, लेकिन भारत में लाभ प्राप्त कर रहा है, भारत के राज्य में लाभ प्राप्त कर रहा है, तो वो राष्ट्रपति के सहमति के बिना जाकर के दूसरे कहीं पर भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन राष्ट्रपति अगर उसको अप्रूव्ड कर दे, उसको जाने की अनुमति दे दे, वो आपका सहमति दे दे, तो वो ले सकता है। आर्टिकल 18(3) बोलता है, ठीक है। 18(4) देखोगे तो जो राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर हैं, ठीक है, वो राष्ट्रपति के सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपहार या उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता, ये बताया है, ठीक है। तो इस प्रकार से उपाधि का अंत एक प्रकार से बताया गया है, ठीक। मान लीजिए मेरे को कहीं दूसरे राज्य में फ्रांस वाले बुलाए और आपको सम्मानित किया जाएगा, ये उपाधि दिया जाएगा बोलोगे, तो मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति उस उपाधि अनुमति लेना पड़ेगा, सहमति तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं जा पाऊंगा, नहीं ले सकता, ऐसा नियम है, ठीक है। तो ये उपाधि के अंत को बताता है, ठीक है। इस प्रकार से ये उपाधि का अंत करता है, ठीक, ये आपको जानना है। अब देखिए आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17, ठीक, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, इसके बारे में बात किया गया है, अनटचेबिलिटी के बारे में, ठीक है।
एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये अनुच्छेद देखोगे तो व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध उपलब्ध होगा। अस्पृश्यता का अंत एक निरपेक्ष अधिकार है, ठीक है, याद रख लेना। ठीक, इस अधिकार के विरुद्ध कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ओके, याद रख लेना। अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग किया गया है, याद रख लेना। छुआछूत का शब्द का यूज नहीं किया गया है। अस्पृश्यता, छुआछूत नहीं बोल सकते आप। केवल दंडनीय अपराध मानता है परंतु दंड देने की व्याख्या नहीं करता ये आर्टिकल। इसको दंडनीय अपराध माना गया है लेकिन दंड देने के लिए, इसके लिए अनटचेबिलिटी के लिए एक्ट लाया गया होगा। दंडाधिकार आपका आईपीसी सीआरपीसी के कुछ कुछ बना होगा, उसमें दिया होगा, यहां पर उसको डिफाइन नहीं किया गया। अनुच्छेद 17 देखोगे तो मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं वरन प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध होता है, याद रख लेना। और इसके लिए कौन सा एक्ट लाया गया? अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 लाया गया। इस एक्ट के अंतर्गत बताया गया कि कौन से उल्लंघन के लिए या कौन से कर्म के लिए कौन सा दंड दिया जाएगा, कौन सा क्या दिया जाएगा, इसमें बताया हुआ, ठीक है। तो याद रख लेना। तो अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है, इसको कोई भी किसी भी तरीके से परिभाषित नहीं किया गया है। ये 17 और 18 बोलता है। 17 क्या? अस्पृश्यता का अंत, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 क्या बोलता है? उपाधियों का अंत। तो याद हो गया 17 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर 16 बज गए हैं क्या? 14, 15 और 16 को देख लेंगे। 15 और 16 को देख लेंगे, फिर समानता का अधिकार कंप्लीट हो जाएगा। 15 और 16 को देख लेंगे, ठीक है। तो समझते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वलिटी डज नॉट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी? किस समानता का आश्वासन नहीं देता? तो आर्थिक समानता देता है, न्यायिक समानता देता है, सामाजिक समानता देता है, धर्मनिरपेक्षतावादी समानता नहीं देता। कोई भी किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा, नहीं, ठीक, एक मिनट। आर्थिक समानता का नहीं देता, बी आंसर होगा। इसका देता है धर्मनिरपेक्ष, न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक समानता नहीं, तो केवल बी इसका आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर। देख लेते हैं, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आर्थिक समानता का बात नहीं करता। अब समझना है 15 और 16 को। ये 15 और 16 को आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखो 14 15 16 17 18 हो जाएगा। 14 15 16 17 18, फिर 19 से 32 तक नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, ठीक है। नहीं तो एक ही दिन में ज़्यादा हो जाएगा। ये छोटा छोटा लिखा हुआ है, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो इसके आर्टिकल को पहले याद करो। आर्टिकल 15 बोलता है, 15 बोलता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये बताता है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, ठीक है। और इसको विशेष पूरा डिटेल में यहाँ पर लिखा हूँ। 15(1) में क्या बोलता है, 15(2) में क्या बोलता है, 15(3) में क्या बोलता है, 15(4) में क्या बोलता है, 15(5) में क्या बोलता है, 15(6) में क्या बोलता है, पूरा डिटेल में। ये PDF मिल जाएगा, इससे आपको पढ़ना है। 16 बोलता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। मतलब सरकारी जो सेवा है ना, नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, सरकारी सेवा, ये सब लोक नियोजन वही है। सरकारी सेवा में सभी की नियुक्ति हेतु समानता का अवसर उपलब्ध कराता है, याद रख लेना। और इसको भी 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(5) ये सब क्या क्या बोलता है इसमें बता दिया गया है। और इसी में 16(4) क्या बोलता है, SC ST को आरक्षण का प्रावधान करता है। संविधान का 16(4) देखोगे, 16(4) तो SC ST को पदोन्नति में आरक्षण, याद रख लेना, ठीक है। पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करता है, याद रख लेना। 77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा जोड़ा गया। तो ये आप देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में जब EWS लागू किया गया ना, EWS लागू किया गया तो EWS जो 10% का आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया, ठीक है, जनरल कैटेगरी को,
तो ईडब्ल्यूएस वो सबके लिए था, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक। तो ये बनाया गया, तो इसी में 16 क्या जोड़ा गया, 16 5 आपका जोड़ा गया, याद कर लेना, देख लो यहाँ पर, ठीक, 16 6 जोड़ा गया, ठीक, ये आपको जान लेना है, 16 6 10% आरक्षण देने के लिए संविधान में। और ये 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा इसको जोड़ा गया, और इसी के आधार पर आज ईडब्ल्यूएस कोटा को 10% का आरक्षण दिया जाता है। आपको समझ में आया, आपको समझ में आया कि नहीं? तो 14 15 16 17 18 ये पांचों को याद करना, 12 13 भी याद रखना है। 12 राज्य की परिभाषा, 13 में आपको जानना है, 13 अल्पीकरण को प्रतिषेध करता है, आपका याद रख लेना, और उसी में जुडिशियल रिव्यू की बात किया जाता है। तो इतना याद रख लेना, 12 13 14 15 16 17 18, ओके, याद रहेगा। तो ये हो गया 18 तक। अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, तो यहाँ पर 19 20 21 22 23 24 25 ऐसा करके हम लोग 32 तक सभी अधिकार को, अभी 6 फंडामेंटल राइट्स में केवल एक को पढ़ पाए हैं, अभी 5 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, ठीक है। तो पांचों को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो बताइए, ये मैं पीडीएफ में सब चीज़ बता दे रहा हूँ, इसमें सब चीज़ नोट्स अवेलेबल करा दे रहा हूँ, तो क्या छूटने वाला है ये मेरे को बता दीजिए। एक एक आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन आपको डील करा रहा हूँ, तो आपको बताइए कि यहाँ पर छूटने वाला क्या है। छूटेगा? नहीं छूटेगा, आप यकीन मानो। तो इसी को फॉलो करते रहना है। हमारा नेक्स्ट वीडियो इसका मौलिक अधिकार पार्ट 2 करके नेक्स्ट वीडियो बनेगा, ये पार्ट 1 रहेगा, ठीक है। तो आज इतना ही रोकते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट कल कर देंगे भाई, क्या दिक्कत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा। समझ आया होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल जो नए हो, और इसको शेयर भी करना है, ठीक है। पढ़ते रहिए, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।